नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में से एक उत्तर में स्थित विशाल मैदान के बारे में। भारत का विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के मध्य क्षेत्र पर विस्तृत है। अर्थात विशाल मैदान के उत्तर में हिमालय पर्वतीय प्रदेश है तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। इन दोनों के मध्य क्षेत्र पर विशाल मैदान फैला हुआ है। यह जलोढ़ निर्मित मैदान है जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित है। जहां तक इस मैदान के विस्तार की बात करें तो यह मैदान पश्चिम में रावी व सतलज के तट से लेकर पूर्व में गंगा के डेल्टा तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 500 किलोमीटर की है। यानी यह मैदान समान रूप से चौड़ाई लिए हुए नहीं है। इस मैदान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होती चली जाती है, यानी पश्चिम में अधिक चौड़ा है और सुदूर पूर्व में यह काफी सकरा है। इस मैदान का कुल क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर है। आपके सामने दिए गए मानचित्र के माध्यम से भी आप भारत के उत्तर में स्थित विशाल मैदान के विस्तार को समझ सकते हैं। भारत के उत्तर में स्थित विशाल मैदान को जलोढ़ की प्रकृति, उसकी संरचना, जलोढ़ में स्थित कणों के आकार, इस मैदान की ढाल की दिशा, प्रवाह प्रणाली, इन सब के आधार पर कुछ लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। मोटे तौर पे ये लघु प्रदेश 5 हैं। पहला भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर, पांचवा डेल्टा। इस तरह भारत के उत्तर में स्थित विशाल मैदान को जलोढ़ की प्रकृति, ढाल की दिशा, ढाल का प्रकार, अपवाह प्रणाली, इन सब के आधार पर लघु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जिक्र करेंगे भाबर प्रदेश के बारे में। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी के गिरिपथ के सहारे सिंधु से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। अर्थात यह शिवालिक पर्वत श्रेणी के पर्वत पदीय भागों के सहारे सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। गिरिपथ से तात्पर्य किसी पर्वत या पहाड़ी के निचले ढाल से है। यह 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है जो नदियों के गिरिपथ के सहारे या कहें पर्वत पदीय भागों के सहारे या कहें पर्वत के निचले ढाल के सहारे बड़ी मात्रा में जमा किए गए बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ व बजरी से निर्मित है। इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। अर्थात यह मैदान पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा है। धरातल पारगम्य होने से भाबर प्रदेश में बड़ी नदियों के अतिरिक्त छोटी नदियां भूमिगत हो जाती हैं। जैसा कि आपने जाना, भाबर प्रदेश में बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से लेकर बजरी, रेत, इन सब के जमाव पाए जाते हैं। ऐसे में इस प्रदेश का धरातल पारगम्य हो जाता है, जिस कारण इस प्रदेश में बहने वाली छोटी नदियां भूमिगत हो जाती हैं। कुछ बड़ी नदियां जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है वो ही धरातल पर प्रवाह कर पाती हैं। अब हम जिक्र करेंगे तराई प्रदेश के बारे में। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में एक दलदली क्षेत्र है, दलदली पेटी है, जिसे तराई प्रदेश कहा जाता है।
इस प्रदेश में बाबर की विलुप्त नदियां धरातल पर पुनः प्रकट होती हैं। जैसा कि अभी आपने जाना कि बाबर प्रदेश पारगम्य होने के कारण अधिकांश नदियां बाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं और वो तराई प्रदेश में आकर के पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं। इस तराई प्रदेश का ढाल अत्यंत ही मंद है और असमान है, जिस कारण नदियों का जल इस क्षेत्र में आकर के फैल जाता है और ये संपूर्ण क्षेत्र दलदल में या दलदल का रूप ले लेता है। तराई प्रदेश की रचना बाबर प्रदेश की अपेक्षा बारीक कणों के जलोढ़ से हुई है। यह प्रदेश सघन वनों के क्षेत्रों से युक्त है, यानी इस तराई प्रदेश में दलदल, बड़ी बड़ी घासें और सघन वन क्षेत्र पाए जाते हैं, किंतु वर्तमान में इस तराई प्रदेश में यहाँ के वनों को साफ करके उन्हें खेतों में बदला जा रहा है या कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे बांगर प्रदेश के बारे में। पुरातन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है जो बाढ़ के तल से ऊंचा होता है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित वह मैदान जो बाढ़ के तल से ऊंचा होता है, जिस कारण वर्तमान में नदियों के बाढ़ का जल वहां तक नहीं पहुंच पाता। अर्थात पुराने जलोढ़ से निर्मित वह मैदान जो अधिक ऊंचे होते हैं और वर्तमान में बाढ़ के समय नदियों का जल उन मैदानों में नहीं पहुंच पाता है, उन्हें बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बांगर प्रदेश की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने की अधिकता पाई जाती है। यह भूमि उपजाऊ तो होती है किंतु खादर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ नहीं। इस तरह के पुरातन जलोढ़ के जमाव सतलज के मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदानों में पाए जाते हैं। बांगर प्रदेश के ही शुष्क भागों में मिट्टी की ऊपरी सतह पर जो नमकीन परत भिज जाती है उसे रेह के नाम से जाना जाता है, जबकि बांगर के ही कुछ भागों में ऊपरी मुलायम मिट्टी के अपरदन हो जाने से कंकरीली यानी छोटे छोटे कंकड़ वाली सतह का निर्माण होता है, वह भूड़ कहलाती है या उसे भूड़ कहा जाता है। रेह का अधिकांश विस्तार उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के शुष्क भागों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे खादर प्रदेश के बारे में। नदियों के नवीन जलोढ़ से निर्मित निम्न मैदान को खादर कहते हैं, यानी नदियों द्वारा बिछाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित निम्न मैदान को खादर कहते हैं, क्योंकि ये मैदान अधिक ऊंचाई के नहीं होते, जिस कारण नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष मिट्टी की नई परत जमा करता है या निक्षेपित करता है। इन खादर प्रदेश को पंजाब में बैट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आपने जाना खादर बांगर के उलट विशेषता रखता है। बांगर पुरातन जलोढ़ से निर्मित ऊंचे मैदान है, जबकि खादर नवीन जलोढ़ से निर्मित नीचाई वाले मैदान है। बांगर में नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, जबकि खादर में प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का जल मिट्टी की नई परत बिछाता है। इस प्रकार खादर बांगर की अपेक्षा बहुत अधिक उपजाऊ प्रदेश होता है। खादर प्रदेश में बालू रेत व चिकनी मिट्टी की अधिकता पाई जाती है और जैसा कि हमने जाना खादर का निर्माण नवीन जलोढ़ के जमाव से हुआ है, इसलिए खादर प्रदेश अधिक उपजाऊ होता है। जहां तक खादर की
विस्तार की बात करें तो खादर प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब हम जानेंगे डेल्टा प्रदेश के बारे में। तटीय भागों में नदियों के मुहाने के समीप, यानी जहां पर नदियां अपना जल समुद्र में छोड़ती हैं या गिराती हैं, उसे मुहाना बोला जाता है। उस मुहाने के समीप तटवर्ती भागों में महीन तथा नवीन जलोढ़ से निर्मित भूमि को डेल्टा कहा जाता है। यह डेल्टा प्रदेश खादर के ही समकक्ष है, यानी एक तरीके से खादर का ही विस्तार है। संपूर्ण डेल्टा प्रदेश का ढाल समान नहीं है, इसकी ऊंचाई समान नहीं है। कहीं पे ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है। इस डेल्टा प्रदेश में उच्च भूमि को चर तथा निम्न भूमि को बिल कहा जाता है। डेल्टा प्रदेश का मुख्य रूप से विस्तार गंगा व ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में है। डेल्टा प्रदेश को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये वाला भाग समुद्र है और ये कोई नदी बहते हुए अपना जल समुद्र में गिरा रही है। यहां पे आकर के नदी ने अपना जल समुद्र में छोड़ा, ये नदी का मुहाना हो गया। इस मुहाने के समीपवर्ती भाग में यहां पर जब अत्यंत मंद ढाल होने के कारण नदी कई उपशाखाओं में बढ़ जाती है और इस मुहाने के समीप अपने साथ लाई महीन तथा नवीन जलोढ़ के जमा करने से जो एक भूमि तैयार होती है उसे डेल्टा कहा जाता है। अब हम भारत के उत्तर में स्थित विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन जानेंगे। विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला राजस्थान का मैदान, दूसरा पंजाब व हरियाणा का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान, चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस प्रकार भारत के उत्तर में स्थित विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। अब आगे हम विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन क्रमिक रूप से पढ़ेंगे। अब हम जिक्र करेंगे राजस्थान के मैदान के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस मैदान में राजस्थान का मैदानी भाग सम्मिलित है, इसीलिए इसे राजस्थान का मैदान नाम दिया गया है। इस मैदान के अंतर्गत राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में स्थित संपूर्ण मरुस्थली तथा अर्ध शुष्क भाग को सम्मिलित किया गया है। इस मैदान की लंबाई 640 किलोमीटर तथा चौड़ाई 300 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के मैदान का उत्तरी भाग घग्गर का मैदान है, जो शुष्क नदी घाटी है, अर्थात यह नदी वर्षा के दिनों में यदि अधिक वर्षा होती है तब ही सामयिक प्रवाह होता है, अन्यथा बाकी समय इस नदी की घाटी शुष्क रहती है, इसीलिए इसे शुष्क नदी घाटी कहा गया है। जबकि इस मैदान के दक्षिणी भाग में लूनी व उसकी सहायक नदियां बांडी, सूकड़ी, जोजरी, जवाई प्रवाहित होती हैं।
लूनी के उत्तर में विस्तृत भाग आंतरिक प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है, अर्थात लूनी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित जो बेसिन है, उस बेसिन की उत्तरी सीमा से लेकर राजस्थान के सुदूर उत्तर में घग्गर के मैदान तक का जो भाग है वो आंतरिक प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है। यानी इस प्रदेश में बहने वाली नदियां सामयिक हैं, यानी बरसात के दिनों में ही बहती हैं। साथ में इन नदियों का जल किसी समुद्र या महासागर में नहीं गिरता है, बल्कि ये नदियां आंतरिक भागों में ही कुछ दूरी तय करने के बाद समाप्त हो जाती हैं, सूख जाती हैं या मिट्टी में विलीन हो जाती हैं। राजस्थान के मैदान का संपूर्ण भाग बलुई मिट्टी से निर्मित है। इस मैदान के ढाल का जहां तक जिक्र करें तो इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी राजस्थान के मैदान का ढाल सिंधु के मैदान की ओर है, सिंधु के घाटी की ओर है। राजस्थान के मैदान के दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो यहां पर ढाल की दिशा दक्षिण हो जाती है, अर्थात दक्षिणी पूर्वी भाग में लूनी बेसिन का जो ढाल है वो दक्षिण में कच्छ की खाड़ी की ओर हो जाता है। अब हम जानेंगे पंजाब व हरियाणा के मैदान के बारे में। इस मैदान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के मैदानी भाग सम्मिलित किए जाते हैं, जो मुख्य रूप से सतलज, व्यास व रावी नदियों के द्वारा जमा किए गए या बिछाए गए जलोढ़ से निर्मित हैं। इस मैदान की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर तथा क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इन 5 नदियों द्वारा बने हुए मैदान को पंजाब कहा जाता है। यह संपूर्ण प्रदेश कई दोआबों से मिलकर बना है। दोआब से तात्पर्य 2 नदियों के बीच वाला भाग। इस मैदान के प्रमुख दोआब इस प्रकार हैं। बिस्त दोआब, यानी सतलज व व्यास नदियों के बीच वाली जो भूमि है वह बिस्त दोआब के नाम से जानी जाती है। बारी दोआब, यानी व्यास और रावी नदियों के बीच वाली भूमि को बारी दोआब कहा जाता है। रेचना दोआब, रावी व चेनाब नदियों के बीच वाली भूमि रेचना दोआब। चाज दोआब, चेनाब व झेलम के बीच वाली भूमि चाज दोआब के नाम से जानी जाती है, तथा झेलम व सिंधु नदी के बीच वाली जो भूमि है या मैदानी भाग है उसे सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे गंगा के मैदान के बारे में। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, जो गंगा व उसकी सहायक नदियों के निक्षेपित जलोढ़ से निर्मित है। यानी गंगा व उसकी सहायक नदियां उनके द्वारा जमा किए गए जलोढ़ से निर्मित है। गंगा की एक तो वो सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जिनमें मुख्य रूप से यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी प्रमुख हैं। गंगा की दूसरी वे सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग से निकलकर गंगा व
उसकी सहायक नदियों में मिलती हैं, जिनमें चंबल, केन, बेतवा, सोन प्रमुख हैं। इस प्रकार गंगा व उसकी सहायक नदियां, चाहे वे हिमालय से निकलकर आ रही हैं या फिर प्रायद्वीपीय पठारी भागों से निकलकर आ रही हैं, इनके द्वारा जमा किए गए जलोढ़ के जमाव से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। इस संपूर्ण गंगा के मैदान का ढाल पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है। इस गंगा के मैदान को सूक्ष्म स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर 3 उपभागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान, तीसरा निम्न गंगा का मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन का चौथा भाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह मैदान ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बिछाए गए जलोढ़ से निर्मित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में एक तो वे नदियां जो उसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती हैं, और दूसरी वे नदियां जो उसके बाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। दाएं किनारे पर आकर मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी और मानस प्रमुख है, जबकि बाएं किनारे पर आकर मिलने वाली नदियों में दिहांग, दिबांग, लोहित, कपिली, धनसरी प्रमुख है। इस प्रकार यह ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ से निर्मित है। इस ब्रह्मपुत्र के मैदान में लगभग संपूर्ण असम राज्य सम्मिलित है। इसे असम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान पश्चिम को छोड़कर 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है। उत्तर में हिमालय के पर्वतपत्तीय भागों से, पूर्व में नागा व पटकोई की पहाड़ियों से, दक्षिण में गारो कासी जैंतिया की पहाड़ियों से, जबकि इसकी पश्चिमी सीमा निम्न गंगा के मैदान तथा बांग्लादेश से निर्धारित होती है। ब्रह्मपुत्र के मैदान की लंबाई 800 किलोमीटर तथा चौड़ाई 80 किलोमीटर के आसपास है। इसका कुल क्षेत्रफल 56,000 वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र के मैदान को भी सूक्ष्म धरातलीय लक्षणों के आधार पर या ढाल प्रवणता के आधार पर 2 उपभागों में बांटा गया है। ऊपरी असम घाटी, दूसरा निचली असम घाटी। इस प्रकार हमने भारत के 5 भूआकृतिक प्रदेशों में से दूसरे नंबर का भूआकृतिक प्रदेश विशाल मैदान का स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर तथा प्रादेशिक विभाजन के आधार पर अध्ययन किया। एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने समझा। इस टॉपिक से संबंधित अक्सर विश्वविद्यालय परीक्षाओं में एक प्रश्न निश्चित तौर पर लगभग हर साल पूछा जाता है, और प्रश्न की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में या भौतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब यदि किसी एक का नाम दिया जाता है तो आप स्वतंत्र हैं। 5 भूआकृतिक प्रदेशों में से आप किसी भी एक का वर्णन कर सकते हैं, चाहे आप उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या फिर उत्तर का विशाल मैदान
या फिर प्रायद्वीपीय पठार, या फिर तटीय मैदान, या फिर द्वीप या द्वीप समूह। लेकिन कई बार प्रश्न की प्रकृति इस प्रकार होती है कि भारत को भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का वर्णन कीजिए, या फिर इसकी जगह उत्तर के विशाल मैदान का वर्णन कीजिए। यानी उस भौतिक प्रदेश का नाम इंगित करके वर्णन करवाया जाता है। इस तरह आपको 5 भूआकृतिक प्रदेशों में से उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी भाग, यानी ये 3 जो भूआकृतिक प्रदेश हैं वो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए आप इन पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।